कहानी की शुरुआत होती है 1964 में, जब 1964 में द्वितीय श्लेस्विग युद्ध में डेनमार्क की हार के बाद यान येंसेन और उनके छोटे भाई पीटर अपने युद्धग्रस्त मातृभूमि को छोड़कर अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका की यात्रा करते हैं, इस उम्मीद में कि वे एक नई शुरुआत कर सकें। 7 वर्षों तक वे एक अनजान और अपरिचित भूमि पर एक नया जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस पूरे समय के दौरान जॉन को अपनी पत्नी मैरी और उनके छोटे बेटे क्रेस्टन की याद आती है, जो डेनमार्क में ही रह गए थे। इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहने के कारण जॉन के दिल में गहरा घाव हो गया है। अब वर्ष 1871 है। जॉन और पीटर अमेरिकी सीमांत क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंततः जॉन अपने प्रिय परिवार से पुनः मिलने वाला है। जल्द ही वह मैरी और क्रेस्टस्टन को ट्रेन से उतरते हुए देखता है। दोनों खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं। नन्हा क्रेस्टस्टन अपने पिता का अभिवादन करता है और दंपति के बीच गहरा प्रेम और देखभाल होती है। इसके बाद जॉन गर्व से उनका परिचय पीटर से कराता है और वे दोनों साथ मिलकर घर वापस जाने की यात्रा शुरू करते हैं। पीटर जॉन को बताता है कि उसे शहर में कुछ काम निपटाना है और वह थोड़ी देर के लिए यहीं रुकेगा। नमस्ते मैडम, मेरी पत्नी यह भाषा नहीं बोलती, वह सीख जाएगी। यह क्षण तब बाधित होता है जब युगल के समानांतर सेटिंग को आदेश दिया जाता है कि वह बाहर हो जाए और उसकी जगह दो कठोर, खतरनाक दिखने वाले पुरुषों को ले लिया जाए। उनमें से एक पॉल डेलारू है, जो कुख्यात गिरोह के नेता हेनरी डेलारू का भाई है। पॉल अभी अभी जेल से रिहा हुआ है और उसकी आंखों में मित्रता का भाव नहीं है। इस बिंदु से सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगता है। उस शाम जब पॉल और उसका साथी ऊँघ रहे थे, स्टेज कोच के अंदर एक सौम्य क्षण घटित हुआ। जॉन क्रेस्टस्टन को स्थानीय जानवरों के बारे में बता रहा है और भविष्य की शिकार यात्राओं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। पॉल अचानक मैरी से बात करना शुरू कर देता है और उसे एक पेय पदार्थ देता है। जब वह मना कर देती है तो बातचीत जल्दी ही असहज हो जाती है। चूंकि मैरी अंग्रेजी नहीं बोलती, इसलिए जॉन उसे विनम्रतापूर्वक डेनिश भाषा में पेय स्वीकार करने की सलाह देता है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि इससे सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है ना मेरी अपनी राजकुमारी? वह बिल्कुल भी बात नहीं करती। मुझे लगता है कि उसके माता पिता को मारने के बाद वे उसकी चीखें सुनकर थक गए थे। आपका क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम मैरी है। वह मैरी के साथ इस तरह से छेड़खानी करने लगता है कि जॉन बहुत असहज हो जाता है। पॉल मैरी की पोशाक तक पहुंचता है और उसे छूने की कोशिश करता है। जॉन उसे रुकने की चेतावनी देता है। दूसरा आदमी जॉन पर बंदूक तानता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तुम क्या करते हो दोस्त? यहां आओ। कुछ भी नहीं कर सकते। बिना हिले डटे रहो। जॉन अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करते हुए मैरी से डेनिश भाषा में फुसफुसाता है और उसे पॉल का कान काटने के लिए कहता है। वह करती है और इस असमंजस में जॉन जल्दी से ठग की बंदूक पकड़ लेता है। अब हथियार थामे जॉन स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ता है। वह अपने बेटे से दूसरे गैंगस्टर की बंदूक उठाने का आग्रह करता है, लेकिन पॉल अराजकता का फायदा उठाता है। वह क्रेस्टस्टन को पकड़ता है और लड़के की गर्दन पर चाकू रख देता है। पॉल ने जॉन को स्टेज कोच से उतरने का आदेश दिया, अन्यथा वह उसके परिवार को मार देगा। जॉन मैरी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उसे बाहर निकाल देता है। अंततः उसे क्रेस्टस्टन का निर्जीव शरीर सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। दिल टूट जाने के कारण जॉन गिर पड़ता है। अपने बेटे को गोद में लेकर रोने लगता है। धीरे धीरे वह लड़के का शव उठाता है और चला जाता है। आगे सड़क पर उसे स्टेज कोच रुका हुआ मिलता है। जॉन धीरे से क्रेस्टस्टन के शरीर को नीचे रखता है और उसकी बंदूक लेकर मृत कोचवान के पास जाता है। अपने पुराने सैनिक कौशल का उपयोग करते हुए वह घोड़ों को डराने के लिए गोली चलाता है, फिर सावधानी पूर्वक बदमाशों पर निशाना साधता है। वह जल्दी से उनमें से एक को मार देता है और पॉल का पीछा करता है, जो भागने की कोशिश कर रहा है। पॉल अपनी जान की भीख मांगता है और दावा करता है कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। रुको, मैंने बोर्ड को नहीं छुआ। अगली सुबह पीटर आता है। उन्होंने आसपास असामान्य घोड़े देखे और जांच करने आए। वह जॉन को मैरी और क्रेस्टन के शवों पर रोते हुए पाता है। पतरस अपने भाई को दिलासा देने की कोशिश करता है। जॉन ने उसे बताया कि वह उस आदमी को नहीं जानता जिसने यह काम किया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों बहुत दुखी हैं
और अब उनके पास केवल एक दूसरे ही बचे हैं। इसके बाद दृश्य वाइल्ड वेस्ट के एक धूल भरे शहर में स्थानांतरित हो जाता है। हथियारों से लैस लोगों का एक समूह घोड़े पर सवार होकर शहर में ऐसे घुसता है जैसे वह शहर उनका अपना हो। उनका नेतृत्व हेनरी डेलारू कर रहे हैं, जो एक क्रूर पूर्व यूनियन आर्मी कर्नल हैं और मूल अमेरिकियों के खिलाफ क्रूर लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। वह अपने घोड़े से उतरता है और मेयर नाथन कीन के पास जाता है, जो शहर के पुजारी और अंत्येष्टिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। डेलारू क्रोधित है। वह पास में मिले दो मृत व्यक्तियों के बारे में जवाब मांगता है। मेयर कीन, जो स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे, ने उन्हें आश्वासन दिया कि शहर में किसी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। महापौर और शहर के लोगों को अभी तक यह पता नहीं चला है कि मृतकों में से एक डेलारू का भाई पॉल है। ध्यान रखें कि जब राजकुमारी उसे देखे तो उसमें से शराब की बदबू ना आए। उसे वहां ले जाओ। क्या तुमने हत्यारे को पकड़ लिया? अंततः डेलेरू बोलता है। वह उन्हें हत्यारे को ढूंढने के लिए दोपहर तक का समय देता है, या फिर वह सजा के तौर पर दो निर्दोष शहरवासियों को मार डालेगा। बाइबल का हवाला देते हुए वह बदला लेने का वादा करता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि यदि मेयर पीड़ितों का चयन नहीं करता है तो वह दो के बजाय चार को मार देगा। जल्द ही बंदूक की दुकान की मालकिन, एक बुजुर्ग महिला श्रीमती बारोवस्की, और एक पैरविहीन व्यक्ति को उसका शिकार बनाया जाता है। मैं तैयार हूं पिताजी। पूरा शहर सदैव आपका आभारी रहेगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके बिना यह कर पाऊंगा दादी। बेशक तुम कर सकते हो मेरे बेटे। डेलारू बिना किसी हिचकिचाहट के विकलांग व्यक्ति को गोली मार देता है। श्रीमती बारोवस्की का पोता वोयचेक उनके पास रोता है। वह बहादुरी से डेलारू की दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन वह बिना कोई दया दिखाए उसे भी मार देता है। फिर भी संतुष्ट न होने पर वह अपनी पत्नी के सामने ही तीसरे निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता है तथा अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं दिखाता। शेरिफ मलिक ने शहर के लोगों से कहा कि वे हस्तक्षेप न करें और शांत रहें। डेलारू के सामने हर कोई शक्तिहीन प्रतीत होता है, जो अधिक संरक्षण राशि की मांग करता है तथा कीमतें बढ़ाता है। मुझे लगता है कि हत्यारे के आसपास होने पर आपको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। हर महीने के अंत में $160 देय होंगे। क्या हम सहमत हैं? हाँ हाँ। बाद में पॉल के दफन के समय उसकी विधवा भाभी मेलिन, जो गूंगी है, कब्र के पास खड़ी है। डेलारू उसे सांत्वना के ठंडे और खोखले शब्द कहता है। उसी समय जॉन और पीटर मैरी और क्रिस्टन को दफना देते हैं, दुख और बदला लेने की बढ़ती इच्छा से भरा हुआ। भाइयों ने वहां से निकलकर पश्चिम की ओर जाने का निर्णय लिया। अपने उत्कृष्ट निशानेबाजी कौशल के लिए जाने जाने वाले ये लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ नगरवासियों को संदेह है कि वे पॉल की मौत में शामिल हो सकते हैं। जब वे ब्लैक क्रीक पहुंचते हैं तो किसी ने शेरिफ को इसकी सूचना दे दी। आपका अच्छा दिन हो। आपकी दादी कहाँ है? डेलारू ने उसे गोली मार दी और हम उस हत्या का सामना करने के लिए आप जैसे लोगों का उपयोग कर सकते हैं। झगड़े में मत पड़ो, तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो। इस बीच जॉन अपनी जमीन मेयर कीन को बेचने की कोशिश करता है। मेयर ने जॉन द्वारा मूल रूप से भुगतान की गई राशि का केवल आधा हिस्सा देने की पेशकश की तथा डेलेरू के नए करों और बढ़ती धमकियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तब जॉन को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वह पॉल डेलारू था। कोई अन्य विकल्प न होने पर जॉन कम कीमत पर बेचने के लिए सहमत हो जाता है। कीन ने उसे सुरक्षा के लिए पैसे को अपने बूट में छिपाने की सलाह दी। वहां बहुत सारे भूखे लोग हैं। लगभग उसी समय डेलारू और मेलिन उर्फ राजकुमारी स्टैंडर्ड अटलांटिक ऑयल कंपनी के व्यापारियों से मिलती हैं। वे डेलू को पैसों का एक बंडल देते हैं और उसे हिंसक गतिविधियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। उन्होंने बताया कि संघीय सरकार ने ब्लैक क्रीक का संपर्क काट दिया है, जिससे शेरिफ मलिक को कोई मदद नहीं मिल रही है। कंपनी का लक्ष्य इस क्षेत्र की सारी भूमि को खरीदना है, क्योंकि यह तेल समृद्ध भूमि है और वे चाहते हैं कि डेलारू बलपूर्वक इस पर नियंत्रण कर ले। इसके तुरंत बाद पीटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इससे पहले उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। बाद में शेरिफ मलिक जॉन के साथ गंभीर बातचीत के लिए बैठते हैं। पीट को दौड़ने दो मलिक, उसने एक डिप्टी मार्शल का जबड़ा तोड़ दिया। अब मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है जॉन। मैं वह आखिरी आदमी नहीं हूं जिसे रू यहां मारने जा रही है, लेकिन तुम्हारी मौत से हमें कुछ समय मिल जाएगा। शेरिफ ने जॉन से आत्मसमर्पण करने का आग्रह करते हुए कहा कि उसकी मौत से शहर को संघीय सरकार द्वारा
सहायता भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। अगले दिन सूर्योदय के समय हवा शुष्क और सन्नाटे से भरी हुई थी, क्योंकि शेरिफ ने जॉन को डेलारू के गिरोह को सौंप दिया था। इससे पहले कि वे उसे घसीट कर ले जाते, डेलेरू के दाहिने हाथ वाले आदमी ने जॉन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, मानो उसने चोट पर नमक छिड़क दिया हो। इसके बाद जॉन को डेलेरू के मुख्यालय के बाहर एक खुरदुरे लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया गया और उसे चिलचिलाती धूप में खुला छोड़ दिया गया। जब डेलारू अपने दिवंगत भाई की मूक विधवा मेलिन के साथ आया, तो जॉन ने बिना समय गंवाए अपनी आवाज में दर्द और रोष के साथ उसने उसे बताया कि उसके तथाकथित पति ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है और अपनी पत्नी पर हमला किया है। लेकिन डेलारू ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसने जॉन को एक क्रूर मुक्का मारकर चुप करा दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसका सुनने का कोई इरादा नहीं था। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि तुम किस चीज से बने हो, सैनिक। उसकी योजना सरल और क्रूर थी। जॉन को बिना भोजन या पानी के बांधकर छोड़ दें, ताकि वह असहनीय गर्मी में धीरे धीरे तड़पता रहे और मर जाए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज सिर पर तपने लगा और गिद्ध ऊपर मंडराने लगे। जब ऐसा लग रहा था कि हालात और बदतर नहीं हो सकते, तभी मेयर कीन वहां पहुंचे। पहले तो ऐसा लगा कि वह मदद कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने जॉन के जूते और छिपे हुए पैसे चुरा लिए। फिर एक मुस्कुराहट और बेचैन करने वाली परिचितता के साथ उन्होंने डेलारू को उसके पहले नाम से अभिवादन किया, जिससे उनके बीच के रिश्ते का पता चला। इस बीच जेल में शेरिफ मलिक चर्च में थे और पीटर जे का भाई भागने की तैयारी कर रहा था। जॉन के विपरीत पीटर इन क्षणों में अधिक चालाक था। उसने अपने ऊपर तैनात डिप्टी को सावधानीपूर्वक उकसाया तथा क्रोध भड़काने के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग किया। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है ना। आशा है कि आपके पास एक महिला है जो आपसे प्यार करती है, क्योंकि आपको उस चेहरे वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको इसके लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। वह पक्का है। चुप रहो। अब आप सिर्फ बीमार माँ की तरह नहीं बोलते, बल्कि दिखने में भी बीमार माँ जैसे लगते हैं। जब सही समय आया तो उसने उस आदमी को धक्का देकर बाहर निकाल लिया। डेलेरू के ठिकाने पर वापस आकर यह स्पष्ट हो गया कि डेलेरू पॉल की मृत्यु पर शोक नहीं मना रहा था। दरअसल अब वह पॉलुस की विधवा मेलिन को अपनी संपत्ति समझता था। उसके चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में डर के बावजूद उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसकी चोटें शब्दों से अधिक बोल रही थीं। यह प्रेम का रिश्ता नहीं था। डेलारू ने उसे न्यू ऑर्लियंस की रानी के रूप में भविष्य देने का वादा किया था, लेकिन यह वह भविष्य था जो वह नहीं चाहती थी। उस रात बाद में भारी बारिश हुई और जॉन कमजोर और भीगा हुआ खंभे से बंधा रहा, लेकिन अंततः मदद मिल ही गई। जब वे भाग रहे थे तो उनका सामना गिरोह के दो और सदस्यों से हुआ और पीटर ने तुरंत उन्हें गोली मार दी। उनका पलायन किसी की नजर में नहीं आया। डेलारू के आदमी घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। जॉन ठंड से कमजोर हो गया। वह अपने घोड़े को संभाल नहीं सका और गिर पड़ा। जल्दी से सोचते हुए पीटर ने उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा दिया, यह दावा करते हुए कि वे वैसे भी पीछा करना बंद नहीं करने वाले हैं। वह एक बहादुर आदमी था, इसलिए उसने गिरोह को भगाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब जॉन जागा तो वह निर्जलित और हताश था। वह लड़खड़ाते हुए एक गड्ढे की ओर गया और लालच से गंदा पानी पी गया। लेकिन उसकी राहत तब भय में बदल गई जब उसने डेलारू के एक आदमी को पीटर के निर्जीव शरीर को घोड़े के पीछे घसीटते हुए देखा। डेलारू के अड्डे पर वापस आकर देखा तो तिजोरी खाली थी और मेलिन गायब हो गई थी। उसने तेल के पैसे लिए और रेलवे स्टेशन भाग गई। नकदी से भरा एक भारी बैग लेकर ट्रेन के पास खड़ी होकर वह बेचैनी से चारों ओर देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि वह सब कुछ पीछे छोड़ आएगी। डेलारू ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन वह चुप नहीं रही। उसने खून उसके चेहरे पर थूक दिया। हालांकि डेलेरू उसे तुरंत मारना चाहता था, लेकिन उसके दाहिने हाथ वाले आदमी ने सुझाव दिया कि वह अभी भी उपयोगी हो सकती है। फिलहाल उसकी जान बच गई। इस बीच जॉन ब्लैक क्रीक के पास सूखी भूमि पर भटकता रहा, जब तक कि उसकी मुलाकात श्रीमती व्हिसलर से नहीं हो गई, जो एक कठोर सशस्त्र जमींदार थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने चेतावनी स्वरूप गोलियां चला दी। हताश और प्यास से व्याकुल जॉन ने गोलियों की आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुआं पानी से नहीं, बल्कि गाढ़े काले कच्चे तेल से भरा था। जब उसने जॉन को पहचान लिया तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और उसे अंदर बुलाया तथा उसे भोजन और स्वच्छ पानी दिया।
श्रीमती व्हिसलर ने भी डेलारू की हिंसा के कारण अपने पति को खो दिया था। उस रात जॉन हाथ में बंदूक लेकर मेयर कीन के घर गया। उन्होंने कांपते हुए मेयर को अपने जूते और चुराए हुए पैसे वापस करने के लिए मजबूर किया। जब जॉन ने उससे पूछताछ की तो उसे पता चला कि मेयर ने श्रीमती व्हिसलर की जमीन भी खरीद ली है। जब जॉन ने और जोर लगाया तो कीन ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे खुले ताबूत में जाने का आदेश दिया, जिससे वह भयभीत हो गया। तुमने उसे बुलाया था हेनरी, मैं एक अंडरटेकर हूं, अंदर आओ, मैं एक व्यापारी हूं, तुम तो आदमी भी नहीं हो। आखिरकार कीन ने कबूल किया कि उसने डेल आरू को जमीन के दस्तावेज सौंप दिए थे, जिससे उसे शहर पर कब्जा करने में मदद मिली। इसके बाद जॉन श्रीमती व्हिसलर के पुराने स्टोर पर गया, जिसका प्रबंधन अब उनका पोता वॉयज कर रहा था। जॉन ने गोला बारूद और ज्वलनशील तरल पदार्थों सहित सामान इकट्ठा किया। उसने वॉयज से शेरिफ मलिक को डेलारू और कीन के बीच भ्रष्ट साझेदारी के बारे में बताने का आग्रह किया। ये वो चिपचिपा तेल है। डेलू का मानना है कि इसकी कीमत जल्द ही हजारों में हो जाएगी। मुझे आने दो। तुम तो अभी बच्चे हो। मैं अपनी निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा हूं। मैं बुरा निशानेबाज नहीं हूं। अगली सुबह जॉन ने अपनी योजना को अमल में लाया। उसने मेयर कीन के शरीर को एक ताबूत में फंसाने के लिए रखा। डेलारू ने उसे खोला, चौंक गया और अपने आदमियों को उसे जलाने का आदेश दिया। उसी समय वॉयज ने ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अलाव जलाया। फिर आड़ में छिपकर उसने गोलीबारी शुरू कर दी। वॉयज ने खुद को बहादुर साबित करते हुए और ज्वलनशील पदार्थों के साथ एक छत पर चढ़ गया, लेकिन चरमराती लकड़ी ने नीचे एक गुंडे को सतर्क कर दिया। उस आदमी ने मेलिन को ऊपर बंधा हुआ पाया। वॉयज ने एक गोली से उसका निशाना घायल कर दिया, लेकिन नीचे इस गुंडे ने जवाबी कार्रवाई की और लड़के को मार डाला। हत्यारे ने खुशी मनाते हुए एक सिगरेट सुलगाई, इस बात से अनजान कि फैले हुए ईंधन ने फर्श को भिगो दिया था। शोर सुनकर जॉन आग की लपटों की ओर दौड़ा। उसने गुंडे को मेलिन को घसीटते हुए देखा। सटीक निशाने के साथ जॉन ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह गिर गया। हालांकि जैसे ही जॉन खुले में कदम रखा, उसने एक गंभीर गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वह डेलू के बारे में भूल गया था। गिरोह के नेता ने जॉन को गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके ऊपर खड़े होकर डेलारू ने जॉन का अपेक्षा से अधिक मजबूत होने का मजाक उड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह काम पूरा कर पाता, मेलिन प्रकट हुई। आप निश्चित रूप से आए थे। गोलीबारी के बाद जॉन और मेलिन ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए। तनावपूर्ण पल भर के लिए वे स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर चुपचाप उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं। दोनों ने बहुत कुछ खोया था और अब एक ही दुश्मन साझा करते थे। तभी शेरिफ मलिक बैकअप के साथ आ पहुंचा। उसने शहर को बचाने के लिए जॉन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेलिन को देखकर घबरा गया। जॉन अडिग रहा और उसने कहा कि वह उसकी सुरक्षा में है। कोई विकल्प न होने पर मलिक पीछे हट गया। जैसे ही शांति स्थापित हुई, शांत पुरुष और शांत महिला जॉन और मेलिन अपने घोड़ों पर सवार होकर साथ साथ चल पड़े, अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, जो नुकसान, न्याय और अस्तित्व से बंधा था।